Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो आज का हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला लास्ट लेक्चर होगा और उसमें हम चैप्टर 13 अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको फाइनेंशियल और कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा दिया था और आपको बता दिया था अगर करंट अकाउंट माइनस में होगा तो फाइनेंशियल और कैपिटल प्लस में होगा और अगर करंट अकाउंट प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा ताकि टोटल इनका जीरो हो जाए। और अगर करंट अकाउंट देखें, करंट अकाउंट इस वक्त क्या आ रहा है -50। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। अगर करंट अकाउंट सरप्लस में मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में। ठीक है, और इनका मतलब भी समझा दिए थे वन बाय वन सारे हेड्स के। नेक्स्ट हमारे पास है टर्म ऑफ ट्रेड। हमारे पास 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की होंगी, तो अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की हैं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। टर्म ऑफ ट्रेड क्या? टर्म ऑफ ट्रेड इज द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू प्राइस ऑफ इंपोर्ट। टर्म ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्राइस की रेशियो है। यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड में फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। हमने इंपोर्ट कितने की 110 की। 110 की इंपोर्ट करके हम एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं 120 की। इंटू 100 किया, इसका मतलब टर्म ऑफ ट्रेड आ गया 109.09। इसका मतलब टर्म ऑफ ट्रेड कितने से इंप्रूव हुई? अप्रोक्सीमेट 9% से टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुई। तो टर्म ऑफ ट्रेड का अगर आंसर 100 से ग्रेटर है तो टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रही है। टर्म ऑफ ट्रेड का आंसर अगर 100 से लेस है तो टर्म ऑफ ट्रेड वर्स चल रही है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, फिर टर्म ऑफ ट्रेड में दूसरी बात कहता है टर्म ऑफ ट्रेड आर सेट टू इंप्रूव व्हेन एक्सपोर्ट प्राइस राइज फास्टर देन इंपोर्ट। यहां से एग्जामिनर ये इस लाइन से एमसीक्यूज पूछेगा कि अगर टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर रहा है, क्या इसका मतलब है टर्म ऑफ ट्रेड डू नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन फॉल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि सवाल ये पूछेगा अगर टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो रहा है क्या इसका मतलब यह है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इंप्रूव करेगा? हमारा आंसर होगा नहीं। अगर टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर रहा है उसका मतलब है प्राइस इंक्रीज की वजह से इंप्रूव कर रहा है। और सोचो जब हमारी एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज होगी तो बाहर वालों के लिए हमारी चीजें खरीदना महंगी नहीं हो जाएंगी? तो वो क्या करेंगे? क्वांटिटी कम कर देंगे। तो हो सकता है टर्म ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करने के चक्करों में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट करवा लें। तो वो ये कहता है इंप्रूविंग टर्म ऑफ ट्रेड डू नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन फॉल इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अगर टर्म ऑफ ट्रेड इंप्रूव है इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा नहीं हो रहा। दिस इज बिकॉज टर्म ऑफ ट्रेड रेफर टू प्राइस। टर्म ऑफ ट्रेड में सिर्फ प्राइसेस आएंगी जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्राइस के साथ क्वांटिटीज भी आएंगी। और वही बात जो मैंने अभी बताई, एग्जांपल कहता है इंप्रूवमेंट इन टर्म ऑफ ट्रेड कॉज बाय इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। टर्म ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए अगर मैं एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाता हूं मे ब्रिंग अबाउट द प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर फॉल इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। तो जब डिमांड फॉर एक्सपोर्ट कम होगी तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्स हो जाएगा। ठीक, क्या टर्म ऑफ ट्रेड क्लियर हो गया? अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेशन। हम ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैलकुलेशन करते क्यों है, जरूरत क्या पड़ती है? नंबर 1, अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प गवर्नमेंट टू वर्क ऑन वीक एरिया ऑफ द इकोनॉमी। जब मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करता हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, इन सब में से एक्सपोर्ट किस एरिया की काम है।
जिसकी एक्सपोर्ट कम होती है हम उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, सब्सिडीज़ देंगे, टैक्स कम करेंगे, सपोर्ट करेंगे एक्सपोर्टर को कि इसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए। और जिस सेक्टर की बिला वजह इंपोर्ट बढ़ रही होगी तो हम इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैलकुलेशन फ़ायदेमंद है। फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी, याद रखना प्रोटेक्शन पॉलिसी इसका ताल्लुक हमेशा टू कंट्रोल इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाते हैं, ठीक है जी। तो इंपोर्ट अगर किसी सेक्टर की ज़्यादा हो रही है तो प्रोटेक्शन पॉलिसी लगाकर उस इंपोर्ट को कंट्रोल करूंगा। और इंपॉर्टेंस क्या, पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो हेल्प गवर्नमेंट फॉर बजट एलोकेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैलकुलेशन से गवर्नमेंट को बजट एलोकेट करने में हेल्प मिलती है। मिसाल के तौर पर हमारा गुड्स सेक्टर सही नहीं चल रहा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स रिलेटेड विजिबल गुड्स रिलेटेड इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को सब्सिडीज देना शुरू कर देगी, उनको टैक्सेस कम करना शुरू कर देगी ताकि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की हमारी एक्सपोर्ट हो पाए। सर्विस सेक्टर इंप्रूव चल रहा है तो सर्विस सेक्टर पर जितना बजट चल रहा था हम उतना ही बजट नॉर्मल तकरीबन एलोकेट करेंगे। हाँ, अगर हम फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बजट लगाएं तो इससे फर्दर हमारी एक्सपोर्ट सर्विसेज की और एक्सपोर्ट्स गुड्स की भी इंप्रूव हो सकती है। फोर्थ में, इट प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टेट इंस्टीट्यूशन टू मेक साउंड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन द कंट्री। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ना डेफिसिट चल रहा है, डेफिसिट का मतलब कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो बताएं ये क्या इंडिकेशन कर रही है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंकों के कौन सी पॉलिसी लगानी चाहिए। आप बोले, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा चल रही है, एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट कम, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही, तो कौन सी पॉलिसी लगाएं, हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे, हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे ताकि लोग हमसे लोन ले लें, बोरिंग्स कर लें, इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगा लें ताकि एक्सपोर्ट हमारी इंक्रीज हो पाए। लास्ट में डिवैल्यूएशन पॉलिसी अबाउट होम करेंसी। हमने देखा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट चल रहा है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, तो हमने क्या किया, डिवैल्यूएशन पॉलिसी यूज़ कर ली, करेंसी को डिवैल्यू किया। जैसे करेंसी को डिवैल्यू किया एक्सपोर्ट चीपर हो गई तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हुई, इंपोर्ट डिक्रीज होना शुरू हुई, तो एक्सपोर्ट का इंक्रीज होना, इंपोर्ट का डिक्रीज होना, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैलकुलेशन से फ़ायदा होता है ताकि उसको करेक्ट करने के लिए हम पॉलिसीज डिफाइन कर सकें। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो कैसे जाता है और करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या। हमें पता करंट अकाउंट डेफिसिट तो ये है कि इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। हमने कहा रीज़न बताओ, कॉजेज बताओ, वो क्या वजह है जिनकी वजह से इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए या बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाए। हमने कहा दो रीज़न है मेन, या बिला वजह इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही, ये मेन रीज़न है बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट की। अब मसला ये है कि इंपोर्ट क्यों ज़्यादा हो रही होती है और एक्सपोर्ट क्यों इंक्रीज नहीं हो रही होती, कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है। हमने कहा वन बाय वन रीजंस देखते हैं। पहली रीजन, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट। मेरे पास जितनी मेजर इनकम है ना, मैं मेजर इनकम डोमेस्टिक गुड्स पे खर्च नहीं करता, लोकल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे खर्च नहीं करता, इंपोर्टेड गुड्स पे खर्च कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है इंपोर्ट ज़्यादा नहीं हो जाएगी। लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल, काफ़ी अरसा हो गया है हमारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज काम ही नहीं कर रही, बस लिमिटेड इंडस्ट्रीज पूरी इकोनॉमी को चला रही हैं, बस वही चल रही हैं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही, कोई इनोवेशन ही नहीं हो रही, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो भी बेचारी पूरी चल रही हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज ही नहीं लगेंगी और हमारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री वीक रहेंगी तो कैसे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो पाएगी और कैसे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस पे जाएगा। तो वीक इंडस्ट्रीज होने की वजह से, कम इंडस्ट्रीज होने की वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रहता है, इंपोर्ट ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी
लोकल इंडस्ट्रीज में इतनी ताकत जान नहीं होती कि वो लोकल डिमांड ही पूरी कर पाए। एक्सपोर्ट क्या करना, एक्सपोर्ट क्या करना, ठीक है जी। एक्सपोर्ट तो तब करेंगे ना जब पहले घर की जरूरत पूरी होगी, फिर कुछ बच जाएगा, फिर ही एक्सपोर्ट करूंगा ना। अगर घर की ही डिमांड पूरी नहीं हो रही और घर की डिमांड पूरी करने के लिए इंपोर्ट हो रही है, इसका मतलब इंपोर्ट हो ही जा रही है, बदले में एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होना है। चेंज इन कमोडिटी प्राइस, हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं बाहर से, मिसाल के तौर पर हम फार्मास्यूटिकल है और हम मेडिसिन बनाते हैं, तो हमारा नॉर्मल जो सॉल्ट है वो बाहर से आता है। वो सॉल्ट रॉ मटेरियल महंगा हो गया, जब वो महंगा हो जाएगा तो हमारी इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे चल जाएगा। इनइलास्टिक इंपोर्ट, हम चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए, पर हमारी इंपोर्ट इनइलास्टिक है, ना चाहते हुए भी इंपोर्ट कम नहीं हो रही। वो इंपोर्ट कम क्यों नहीं हो रही? दो मेन रीजन। नंबर 1, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस मेरे पास नहीं है, मुझे हर हाल में इंपोर्ट करना ही करना है। जैसे ऑयल हमारे पास अपना नहीं है, अब ऑयल हमें इंपोर्ट करना ही पड़ना है, तो जब हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो हमारी इंपोर्ट ऑयल की वजह से बढ़ती रहेगी। जितना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करेंगे हमारी इंपोर्ट बढ़ती रहेगी। लास्ट रीज़न क्या है? डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। हमारे मुल्क में ना प्राइसेस इंक्रीज करती जा रही हैं। क्या करती जा रही हैं? इंक्रीज। प्राइसेस इंक्रीज करने की वजह से हमारी चीज़ें महंगी हो गई। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में एक चीज़ मिल रही है 100 रुपये की, हमारे मुल्क में जब इन्फ्लेशन आई तो वो चीज़ हमारे मुल्क में 120 की मिल रही है। बताएं कोई मुल्क मुझसे ख़रीदना चाहेगा? मेरी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट कम रहेगी, एक्सपोर्ट कम रहेगी तो मैं डेफिसिट पे चला जाऊंगा। तो ये रीजन पता चल गए किन किन रीज़न की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो अब आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे सर अब हम इन डेफिसिट से बाहर कैसे आए। अब देखते हैं इन डेफिसिट से बाहर कैसे आए। डेफिसिट के बाहर आने के दो तरीके, एक तरीका पैसों का, पैसों से डेफिसिट से बाहर आ सकते हैं, एक तरीका पॉलिसीज लगाकर। तो याद रखना इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है? पॉलिसीज से लगाकर। पैसों से ज़्यादा देर तक हम हालात कंट्रोल नहीं कर सकते। नंबर 1 तरीका मॉनिटरी मेजर्स। बाहर वाले मुझसे क्यों नहीं चीजें खरीद रहे थे? क्योंकि मेरी चीजें महंगी थी ना, 120 रुपए की मिल रही थी, बाकी दुनिया में 100 रुपए की मिल रही थी। तो हमने कहा डिफ्लेशन, हमने अपने प्राइसेस को 120 से 90 पे लिया, 90 पे लिया। अब 90 पे कैसे लेकर आएंगे? मार्केट ओरिजिनल तो नहीं आ रही ना, ये तो गवर्नमेंट पैसे देके लाएगी प्राइसेस कम ताकि एक्सपोर्ट बढ़ जाए। तो डिफ्लेशन करके एक्सपोर्ट हमारी कम हो सकती है, क्योंकि अब हम 90 रुपीज की चीज दे रहे हैं, वर्ल्ड 100 रुपीज की दे रहा है। तो क्या दुनिया वाले हमसे नहीं खरीदना चाहेंगे? ठीक है यार, ये तो पाकिस्तान में सस्ती चीजें मिल रही हैं, चलो पाकिस्तान से चीजें खरीदते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होना शुरू हो जाए, ज्यादा होना शुरू हो जाए। ठीक है। एक्सचेंज कंट्रोल ऑन फॉरेन रिजर्व्स। सेंट्रल बैंक फॉरेन रिजर्व्स को बाय और सेल करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करेगा? करेक्ट करेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे इंपोर्ट करनी है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल में मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इंपोर्ट कम करनी है तो इंपोर्ट करने के लिए, बाहर से चीजें खरीदने के लिए मुझे डॉलर चाहिए होंगे ना, क्योंकि मैंने बाहर से जब कोई चीज खरीदनी है और बदले में उनको डॉलर देना है, तो मेरी इंपोर्ट कम हो जाए, सेंट्रल बैंक क्या करेगा? लोगों को डॉलर खरीदने से मना कर देगा या उनके डॉलर अकाउंट फ्रीज कर देगा। ना आवाम के पास डॉलर्स होंगे, ना वो इंपोर्ट कर पाएंगे, तो ऑब्वियस बात है हमारा इंपोर्ट के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, करेंसी डीवैल्यू कर दो। जब करेंसी डीवैल्यू करते हैं तो डीवैल्यूएशन से होता क्या? एक्सपोर्ट ज्यादा होना शुरू होती है, इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमने क्या किया? बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट कर लिया। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी मेजर्स। अब नॉन मॉनेटरी मेजर्स में आए। नॉन मॉनेटरी मेजर्स में हम क्या करते हैं? पॉलिसीज लगाते हैं। उन पॉलिसीज में सबसे पहली पॉलिसी का नाम है टैरिफ। क्या नाम है? टैरिफ।
तो टैरिफ में, टैरिफ क्या है असल में? टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। हम इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं। मिसाल के तौर पर टैरिफ से हम कैसे अपनी इंपोर्ट कम करते हैं, देखें ये हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है, यानी कि हम ये चीज़ें बना रहे हैं, और ये डिमांड डोमेस्टिक हमारी डिमांड है, यानी कि हमारी लोकल डिमांड इतनी है। हमारी मुल्क में प्राइस कितनी है? सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से। ये नज़र आ गया? इसको यहाँ पे समझ लो ज़रा। ये सप्लाई है डोमेस्टिक सप्लाई, और ये डोमेस्टिक डिमांड है। और हमारे मुल्क में इस वक्त प्रोडक्ट मिल रही है ₹100 की, ठीक है। वर्ल्ड प्राइस क्या है? वो चीज़ दुनिया में कितने की मिल रही है? वो चीज़ दुनिया में मिल रही है 70 की। वर्ल्ड प्राइस क्या है? 70। और अगर वर्ल्ड प्राइस 70 की है तो बताएं हम पाकिस्तान से खरीदना चाहेंगे, दुनिया से? दुनिया से खरीदना चाहेंगे, हम बाहर वालों से खरीदना चाहेंगे। यानी कि इस 70 की प्राइस पे सप्लाई कितनी है? ऐसी सप्लाई इतनी है, और इस सप्लाई के अगेंस्ट डिमांड कितनी है? ये है ना, यहां से लेके ये डिमांड है। तो ये ब्लू वाली डिमांड को पूरी करने के लिए सिर्फ सप्लाई रेड वाली है ना, तो इस रेड वाली सप्लाई ने तो सिर्फ और सिर्फ इतनी डिमांड कवर की, तो बाकी यहां से लेके यहां तक की डिमांड कैसे कवर होगी? यहां से यहां तक इंपोर्ट करके। सही हो गया? हम चाहते हैं ये इंपोर्ट कम हो जाए। हम क्या चाहते हैं? इंपोर्ट कम हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वर्ल्ड प्राइस के ऊपर टैरिफ लगाएगी कि अब जो भी इंपोर्ट करेगा उससे हम टैक्स भी लेंगे, ताकि इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो। हुआ क्या? वर्ल्ड प्राइस के ऊपर जब टैरिफ लग गया, मिसाल के तौर पर वो 70 वाली चीज 80 की हो गई। कितने की हो गई? 80 की हो गई। अब देखें, डिमांड ये, सप्लाई ये, सिर्फ ये पोर्शन में इंपोर्ट कर रहा हूं, क्या मेरी इंपोर्ट कम नहीं हो गई? हमने और टैरिफ लगाया, प्राइस कितनी हो गई? 90। अब इंपोर्ट देखें, पहले से कम हो गई, हमने और टैरिफ लगाया, प्राइसेस कितनी हो गई? वर्ल्ड प्राइस भी 100, हम भी 100, नो इंपोर्ट। हमने और टैरिफ लगाया, हमने और टैरिफ लगाया, हम इसे आगे निकल गए। अब दुनिया में चीज कितने की है? 120 की। हम कितने की बेच रहे हैं? 100 की। ये देखें, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, ये पोर्शन हमारी एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है जी, चलो जी। नेक्स्ट में कोटा कहते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंपोर्ट। मिसाल के तौर पर हम 10,000 की इंपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या है? फॉर एग्जांपल दुबई में ट्रेड फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर हम क्या करेंगे? अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी प्राइस अच्छी है, आप हमसे ज़रूर प्रोडक्ट खरीदें। ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमने कहा हमारे वो सिटीज़न जिनको शौक है इंपोर्टेड गुड्स खरीदने का, अगर वो इंपोर्टेड गुड्स के बगैर नहीं रह सकते तो क्या करेंगे? इंपोर्ट कम करने के लिए हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हम कहेंगे भाई आपको इंपोर्टेड परफ्यूम चाहिए, हम लोकल इंडस्ट्री में बनाएंगे। आपको इंपोर्टेड चॉकलेट बिस्किट चाहिए, हम अपने लोकल इंडस्ट्री में आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे बना कर देंगे। आपको हर वो चीज़ जो इंपोर्टेड चाहिए होगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप प्लीज़ बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, हम उनको प्रमोट करेंगे कि पाकिस्तानी चीज़ें प्रोडक्ट परचेज करो, इससे आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर आप इंपोर्टेड गुड्स खरीदोगे
इससे होगा क्या, आप उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में पाकिस्तान में बैठकर हेल्प कर रहे हो। तो भाई अपने मुल्क में बैठे हुए तो अपने मुल्क को फायदा पहुंचाओ ना। वो कैसे फायदा पहुंचेगा, अपनी प्रोडक्ट खरीद कर। ये अक्सर शायद हम एडवर्टीजमेंट में देखते भी हैं। तो इस तरह से हमारा डेफिसिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट है क्या, सुनते हैं। तो मैं आपको एक आसान तरीके से एक्सचेंज रेट पढ़ाऊंगा, जिससे एक्सचेंज रेट आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी जी ठीक है जी। एक्सचेंज रेट में हमारे पास ये जो हम एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे, ये हम पाक रुपी का एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ डॉलर। इसका एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे पाक रुपी का इन टर्म ऑफ डॉलर। चलिए, तो एक्सचेंज रेट सेट होगा सप्लाई ऑफ पाक रुपी से और डिमांड फॉर पाक रुपी से, और जहां पर इनका इंटरेक्शन होगा ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट होगा। दिस इज 1 रुपीज इक्वल टू, चलें जी, इस वक्त एक्सचेंज रेट इन टर्म ऑफ डॉलर अज्यूम करते हैं कि $1 इक्वल टू ₹100 है। ठीक है जी, तो ये एक्सचेंज रेट इन टर्म ऑफ डॉलर है। मुझे इस एक्सचेंज रेट को अगर मुझे इन टर्म ऑफ पाक रुपी देखना है तो हम ये देखेंगे कि 1 रुपी में कितने डॉलर मिलेंगे, 1/100, यानी कि 0.01 डॉलर। ऐसे ही है, तकरीबन 1 रुपी 1 सेंट के इक्वल है। तो हमने कहा ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो $1 के बदले में, 1 रुपीज़ के बदले में डॉलर 0.01 डॉलर है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मेरा एक्सचेंज रेट इससे अबव निकल रहा है, इससे अबव हो रहा है, फॉर एग्जांपल 0.02, यानी कि 1 रुपए के बदले में मुझे 2 सेंट मिल रहे हैं, 3 सेंट मिल रहे हैं, 4 सेंट मिल रहे हैं, 5 सेंट मिल रहे हैं, मेरी करेंसी स्ट्रांग नहीं हो रही? यानी कि इस पॉइंट से अबव क्या हो रहा है, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। स्ट्रांग का मतलब हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। तो ये जो फेज होगा ये एप्रिशिएट का मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर इस पॉइंट से बिलो की बात करें तो फॉर एग्जांपल 1 सेंट से कम, 1 सेंट से कम कितना आ जाएगा? 0.009, फिर 0.008, 0.007। इसका मतलब अब 1 रुपी के बदले में बहुत कम सेंट मिल रहे हैं। अब हमारी करेंसी क्या हो गई? वीक हो गई। वीक का मतलब डेप्रिशिएट हो गई। तो इस फेज में हमारी करेंसी क्या हो गई? वीक या डेप्रिशिएट। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी। फिर हमने एक बात कही थी कि जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है
इसको डिवैल्यूएशन भी कहते हैं, इसको फॉल इन एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, और हमारी करेंसी वीक हो गई। तो जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, आपको पता है कि एक्सपोर्ट बिकम, बोले ये मैंने पहले लफ्ज लिखवाए हुए, और इंपोर्ट बिकम एक्सपेंस। अगर एक्सपोर्ट चीपर है तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, और इंपोर्ट एक्सपेंसिव है तो इंपोर्ट कम होगी। तो इसका मतलब अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगी, और अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगी तो बताएं बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस नहीं होगा, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? ये तो फिलहाल पुरानी बात है। ठीक है जी। अब थोड़ी देर के लिए स्टॉप राइटिंग कर दें। अभी आप कुछ भी ना लिखें, सिर्फ ये एक ग्राफ अभी समझते रहें तसल्ली से, फिर मैं नोट का टाइम दे दूंगा आपको। अब यहां पर आने जरा, फॉर एग्जाम्पल यहां से बिलो कौन सा एरिया डेप्रिशिएट, ऐसे है। अच्छा, सबसे पहले डिमांड फॉर रुपीस का मतलब समझ लें। डिमांड फॉर रुपीस का मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बदले में डिमांड फॉर रुपीस आती है। कैसे? सुन लें। मुझे अमेरिका में एसी बेचना है, मुझे अमेरिका में एसी बेचना है, यानी कि अमेरिका वालों ने मुझसे एसी खरीदना है। ऐसे अमेरिका में जिसने मुझसे एसी खरीदना है ना, वो अपनी अमेरिकन एक्सचेंज में जाएगा, और अपनी अमेरिकन एक्सचेंज में जाकर अपनी एक्सचेंज को डॉलर देगा और उनसे पाक रुपए की डिमांड करेगा। ऐसे ही हो रहा, ऐसी वो पाक रुपए की डिमांड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने हमसे एसी खरीदना है। इसका मतलब अगर उसने हमसे एसी खरीदना है तो हमने एसी उसको एक्सपोर्ट करना है, बेचना है। तो डिमांड फॉर रुपी का मतलब, यानी कि डिमांड फॉर रुपी कब आएगी? डिमांड फॉर रुपी का मतलब है कि बाहर वाले हमसे चीजें खरीदने के लिए हमारी करेंसी की डिमांड करेंगे। ये बात क्लियर होगी? इसका मतलब डिमांड फॉर रुपी जनरेट होता है अगेंस्ट एक्सपोर्ट। ये बात समझ आ गई? अगर डिमांड एक्सपोर्ट है तो अभी बात है, सप्लाई कौन होगी? सप्लाई इंपोर्ट हो जाएगी। ये बात समझ लग गई कि इंपोर्ट वाली? इसकी भी कहानी सुना दूं? सुना देता हूं, चलो। अब मुझे बाहर वालों से चीजें खरीदनी है, मुझे बाहर वालों से चीजें खरीदनी। मिसाल के तौर पर मुझे कुवैत से या सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदना, और एक्सचेंज रेट फिलहाल मान लें डॉलर ही है। अब जब मुझे ना बाहर वालों से कोई चीज़ खरीदनी है, ऑयल खरीदना है, तो हम अपनी एक्सचेंज में जाएंगे और अपनी एक्सचेंज में जाके पाक रुपी की सप्लाई करेंगे, पाक रुपी देंगे, और पाक रुपी देकर उनसे डॉलर ले लेंगे। इसका मतलब मैंने डॉलर क्यों लिया? क्योंकि मैं बाहर वालों से ऑयल खरीदना चाहता हूं, इंपोर्ट करना चाहता हूं। तो जब मैं ऑयल इंपोर्ट करने लगा तो मैंने अपनी एक्सचेंज में क्या किया? सप्लाई ऑफ पाक रुपी इन की। तो सप्लाई ऑफ पाक रुपी का मतलब है हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं। डिमांड फॉर पाक रुपी का मतलब हमारी एक्सपोर्ट होने जा रही है। क्या ये दोनों क्लियर हो गए? क्लियर? डिमांड फॉर रुपी का ताल्लुक, सप्लाई फॉर रुपी का ताल्लुक, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखना आपकी एक्सचेंज रेट की जिंदगी आसान करता। अब यहां पे एक जुमला लिखें,
एक्सचेंज रेट के ऊपर लिखें तुम तो मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे हो, तुम तो मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे हो, तुम्हें तो समझना बहुत ही आसान है, ये ना लिखना, ठीक है। तुम तो मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे हो, ये जुमला लिख लिया। अब ये फोज होने वाला है, जल्दी से चलो ऑन हो गया, थोड़ी देर और रुक जाओ, उसमें फोज हो जाना था। अच्छा जी, तुम तो मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे, ये लिख लिया। अच्छा जी, अब अपने माइंड में मार्केट इक्विलिब्रियम बना लें। मार्केट इक्विलिब्रियम में मार्केट प्राइस कैसे आती है? डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से। अगर मार्केट प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम है, यानी कि यहां पर है, तो मार्केट यहां पे किस सिचुएशन में होती है चेक करें। यानी कि देखें डिमांड यहां पे ज्यादा और सप्लाई कम, यानी कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, ऐसे ही है, ये मुश्किल तो नहीं है। अगर मैं बिलो मार्केट हूं तो यहां पे डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है। अब एक्सचेंज रेट की दुनिया में वापस आओ, डिमांड कौन है? एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगी। कब? जब मेरी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। चेक करें, यही लिखा था हमने, ये देखें यही लिखा हुआ है। क्या ख्याल है? अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो भाई एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगी, सही है। और अगर हमारी करेंसी इस एक्सचेंज रेट से अबव चली जाए, तो फॉर एग्जांपल यहां पे चली गई, अब देखिए यहां पे क्या सप्लाई ग्रेटर है, डिमांड क्या है? कम है, यानी कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई कौन है? इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है तो जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट सस्ती वो ज्यादा हो जाती है, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव वो कम हो जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, हमारे सिलेबस में एग्जामिनर ने डायग्राम नहीं बनाई, तो आप लोग डायग्राम बना लीजिए क्योंकि इससे एक्सचेंज रेट समझना आसान होता है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो जब करेंसी हमारी स्ट्रांग होगी, जब हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी यानी करेंसी एप्रिशिएट होगी, और एप्रिशिएट का मतलब रिवैल्यूएशन, मतलब स्ट्रांग, मतलब इंक्रीज, एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा है। तो बताएं यहां पर क्या होगा? इंपोर्ट बिकम चीपर। अगर इंपोर्ट सस्ती है तो इंपोर्ट ज्यादा, और एक्सपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव, सो एक्सपोर्ट कम। तो नेट क्या हो गया? इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। यहां तक बात क्लियर हुई? क्लियर होगी? अब ये बात खुद से लिख लीजिएगा। जब करेंसी डेप्रिशिएट हुई, डेप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट ज्यादा होती रही, ज्यादा होती रही, ज्यादा होती रही, इंपोर्ट कम होती रही, अल्टीमेटली हमारी करेंसी से एप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है? जब करेंसी एप्रिशिएट होगी, हमारी इंपोर्ट ज्यादा ज्यादा ज्यादा, एक्सपोर्ट कम कम कम, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो दोबारा ये सर्कल चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ज़बानी आपसे पूछूं ना, तो शायद आप कभी भी इसके आंसर ना दे पाएं जल्दी, और बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप गलत जवाब देंगे। लेकिन इस एक्सचेंज रेट के ग्राफ की मदद से आप सोचे बगैर आंसर दे देंगे। अच्छा, जिस तरह हमने चैप्टर 2 में चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, तैयार है? अगर डिमांड, अब एक्सचेंज रेट की दुनिया में वापस आए, अगर डिमांड फॉर पाक रुपी ज्यादा हो जाए तो ये कर्व यहां पे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि न्यू कर्व ये बनेगी।
तो डिमांड फॉर पाक रुपी के ज्यादा होने से करेंसी स्ट्रांग होगी या वीक होगी? चेक करें, इक्विलिब्रियम यहां बनेगा, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो डिमांड फॉर पाक रुपी ज्यादा, हमारी करेंसी स्ट्रांग। समझ आ रही लॉजिक? क्या मिसाल के तौर पर अमेरिका वालों ने कहा एक्सचेंज से मुझे पाक रुपी चाहिए, यूके वालों ने कहा पाक रुपी चाहिए, वहां से बांग्लादेश ने कहा पाक रुपी चाहिए, भूटान वालों ने कहा पाक रुपी चाहिए, चाइना ने कहा दिया पाक रुपी चाहिए, रशिया कह रहा पाक रुपी चाहिए, दुनिया का हो गया पाक, सारे के सारे कह रहे पाक। जब सारे के सारे पाक रुपी की डिमांड कर रहे हैं तो पाक रुपी चौड़ा होता जा रहा है, वो स्ट्रांग होता जाएगा। क्या ख्याल है? समझ आ रही? अच्छा, इसी तरह अगर डिमांड फॉर रुपी कम हो जाए, कोई हमारी करेंसी ही नहीं लेना चाह रहा, तो भाई हमारी करेंसी वीक हो जाएगी। क्या ख्याल है? क्लियर हो गया? अब आए सप्लाई की साइड से। अगर एग्जामिनर पूछे कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज में अगर ये सप्लाई फॉर रुपी ज्यादा हो जाए, सप्लाई फॉर रुपी के ज्यादा होने से करेंसी डेप्रिशिएट होगी या एप्रिशिएट? डेप्रिशिएट। देखिए हम एक्सचेंज से कम है, डेप्रिशिएट हो जाएगी। और अगर एक्सचेंज में सप्लाई फॉर रुपी कम हुई तो सप्लाई फॉर रुपी कम होने से हमारा एक्सचेंज रेट यहां पर हो जाएगा, करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी। ये क्लियर हो गया? इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंज रेट। और एक एग्जामिनर एक आसान सी कैलकुलेशन करवाएगा। फॉर एग्जांपल ये बता दें, अगर $1 इक्वल टू ₹100 है, ठीक है, मेरे पास ₹50,000 है, बताएं 50,000 में मेरे पास कितने डॉलर आएंगे? कितने आएंगे? यानी कि जो भी एक्सचेंज होगा उस एक्सचेंज को डिवाइड कर दो तो दैट इज $500 आ जाएंगे। और अगर ये होता कि $1 इक्वल टू ₹150 तो ठीक है, 50,000 को 150 से डिवाइड कर देता, आंसर आ जाएगा, इतने डॉलर आएंगे मेरे पास। तो क्या ये एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करना आ गया? चले, यहां तक कोई प्रॉब्लम? US डॉलर, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर चलते हैं।